हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने बजट रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट को। हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट का जो बजट है उसके मेन दो कंपोनेंट्स हैं, एक बजट एक्सपेंडिचर है, अगला बजट रिसीट है। तो उसमें से बजट रिसीट जो है हमारा, वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में फिनिश किया है। बजट रिसीट क्या है, कितने इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, उनके सोर्सेज के कितने सब हेड्स क्लासिफाइड हैं, डिवाइडेड है, इन सारी बातों के साथ हमारा लास्ट क्लास जो है, लास्ट लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ था। आज की क्लास में हम उसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम एक्सपेंडिचर की बातें करेंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो जो पैसा रिसीव करते हैं, तो बजट जो प्रिपेयर किया जाता है उस बजट में वो अलग अलग जगह पर कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च करते हैं, उनके खर्चों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि बजट का पार्ट है, जो कि बजट में सम्मिलित है, आप कह सकते हैं शामिल होता है। नाउ सबसे पहले तो जानें कि बजट एक्सपेंडिचर का मीनिंग, और उसके बाद मैं आपको इसके अंदर के कैटेगराइजेशंस को बताऊंगी, बजट एक्सपेंडिचर के पार्ट वगैरह के बारे में। बजट एक्सपेंडिचर डिफाइन करें इसको हम लोग कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर, वो सारा खर्च, इसमें इंक्लूड कर दें ऑल द एक्सपेंडिचर, वो सारे खर्चे जो कि सरकार कर रहे होते हैं, एस्टिमेटेड। अच्छा, ये ऑल एक्सपेंडिचर तो है बिल्कुल, लेकिन ये एस्टिमेटेड है, अनुमानित खर्चा है। ज़रूरी नहीं है कि आपने सोचा कि सब्जी मंडी आप 100 रुपये लेके जा रहे हो सब्जी खरीदने तो 100 रुपये ही खर्च होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। 100 से ज़्यादा हो सकते हैं, 100 से कम हो सकते हैं। एक एस्टिमेटेड अमाउंट आप लेके चलते हो। ठीक उसी तरह आपकी सरकार है जो कि एस्टिमेटेड अमाउंट की बात करती है, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रहे होते हैं, और ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो करते हैं इसको हम मेज़र करते हैं एक फिस्कल ईयर के दौरान। क्योंकि खर्च की बात हम कर रहे हैं तो खर्चा जो है वो सरकार का लगातार हो रहा है, कंटिन्यूटी में सरकार पैसे खर्च करती है। तो कंटिन्यूटी में होने वाली चीज़ों को मेजर करने के लिए हमें टाइम स्लॉट लगाना ज़रूरी है। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हैं, बजट की बात कर रहे हैं, तो हम फिस्कल ईयर की बात करेंगे। तो एक वित्तीय वर्ष में, आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार जो भी टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो एस्टिमेटेड है ऑफ कोर्स, उसको खर्च करने वाली होती है, उन्हीं सारे पैसों को अगर मिला दिया जाए एक साथ तो उसको हम बजट एक्सपेंडिचर कहते हैं। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए गिवन फिस्कल ईयर। अब ये जो बजट एक्सपेंडिचर है, इट्स वेरी सिमिलर टू द बजट रिसीट, और ये आपको दो भागों में बटा हुआ मिलेगा। सरकार जो भी एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ मनी खर्च करती है उसको दो पार्ट्स में करती, तो बहुत सारी चीज़ों पर है, अलग अलग चीज़ों पर है, बट हम उसको अपनी सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए दो भागों में बांट रहे हैं। और पहला जो क्लासिफिकेशन करते हैं बजट एक्सपेंडिचर का, वो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा जो कर रहे हैं वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम किसे कहें और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किसे कहें, ये हमारा पॉइंट है, और इन दोनों को अब हम डिटेल में समझेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोनों का मतलब। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कि व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको मैंने रेवेन्यू और कैपिटल, इन दोनों टर्म का मतलब बहुत स्टार्ट में ही बताया हुआ है, आप वो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। रेवेन्यू जहां कहीं पर भी आया मतलब ध्यान में आ जाना है रिकरिंग बात हो रही है, लगातार होने वाली चीज़ों की बात हो रही है। कैपिटल वर्ड जहां कहीं पर भी दिखा, बात करेंगे वन टाइम की बात कर रहे हैं। देखो, वन टाइम को लिटरली वन टाइम नहीं लेना है, ओके, लेकिन वन टाइम कहने का मेरा मतलब है नॉन रिकरिंग, जो चीज़ें कभी कभी कर रहे हैं आप, चीज़ें एज इन जो पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप कभी कभी कर रहे हो, ठीक है।
और वो पैसा जो आप बार बार खर्च करते हो, लगातार करते हो, करना ही पड़ेगा, तो वो पैसे जो हैं वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और जो कभी कभार हो रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आई होप चीज़ों को आप समझ सकेंगे, ठीक है। डेली बेसिस पे आप खाना खा रहे हो, उस पर खर्चा कर रहे हो, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वैलेंटाइंस डे के शुभ अवसर पर आप कुछ ओकेजनली आप कुछ गिफ्ट्स परचेज कर रहे हैं, आप चॉकलेट्स परचेज कर रहे हैं, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वन टाइम का खर्चा है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अब हम लोग मैंने आपको रेवेन्यू और कैपिटल का कॉन्सेप्ट दिया है। नाउ एक्सपेंडिचर के साथ इसको कैसे रिलेट करें एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको समझें अगर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू, इसको आप डिफाइन करते हुए कहेंगे कि ये वो पैसा है जो आप खर्च करते हो, एक्सपेंडिचर है ऑफ कोर्स, जो आप खर्च कर रहे हो, और उसको खर्च करने के बदले में ना ही आपके पास क्रिएट होता हो किसी भी तरह का एसेट। पैसा खर्च किया लेकिन कोई संपत्ति नहीं बनी, कोई भी संपत्ति बढ़ी नहीं हमारे पास, बट पैसे खर्च हो गए, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि पैसा खर्च किया और एक कार आ गया हो, ऐसा नहीं हुआ कि पैसा खर्च किया है और अब एक नया घर आ गया, वो नहीं हुआ। आपने पैसा खर्च किया और उसके बदले में आपके पास कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात कि ना ही उस पैसे को खर्च करने पर आपका किसी भी तरह की लाइबिलिटी में कमी आई, आपकी कोई भी लाइबिलिटी घटी नहीं, आपका कोई भी एसेट बढ़ा ना हो, और फिर भी आपको पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, और वो भी रेगुलर बेसिस पर, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। द एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट एनी एसेट nor cause of reduction in the liability of the government refers to the revenue expenditure. For example, अगर हम अपने केस की बात करें, आपके हमारे केस में बात करें, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, तो जैसे आप डेली बेसिस पर सपोज दैट कि आप जॉब कर रहे हैं, और जॉब करते हुए आप डेली ऑफिस आपको आना जाना पड़ रहा है काम करने के लिए, वर्क फ्रॉम होम नहीं है, वो ऑप्शन अभी हटा देना, ओके। तो आप डेली ऑफिस जा रहे हो और वहाँ पे आपको आने जाने में खर्च हो रहा है। लेट्स सपोज आपके पास कार है और आप अपने कार से जा रहे हैं, उस पर पेट्रोल का खर्च है, कार के मेंटेनेंस का खर्च है, और इस तरह से आप पैसा खर्च कर रहे हो। तो जो पेट्रोल पर आप पैसा खर्च कर रहे हो, दैट इज़ योर, सबसे पहली बात कि रेकरिंग है वो खर्चा। आप चलोगे, आप गाड़ी चलाओगे तो पेट्रोल लगेगा, लगातार लगेगा, जितना चलाओगे उतना लगेगा, तो रेकरिंग है वो। और पहली बात कि पेट्रोल पर आप पैसा खर्चा कर रहे हो, उससे कोई एसेट नहीं बन रहा। आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाते हो, तो 1000 रुपये के पेट्रोल से आपके पास कोई एसेट नहीं बढ़ रहा है, कोई संपत्ति नहीं बढ़ रही है। ना ही उस 1000 रुपये को पेट्रोल पंप में देने पर आपका कोई भी पुराना लाइबिलिटी, कोई बोझ आपने किसी से उधार लिया होगा, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन होगा, तो वो भी कम नहीं हो रहा। Such expenditure refers to revenue expenditure. अब बात करें कि इस तरह के खर्च को सरकार करती है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है, और वो ऐसा एक्सपेंडिचर ज़रूर करती है जिससे उनको एसेट ना बने, लाइबिलिटी ना घटे। बट द क्वेश्चन इज कि ऐसा खर्चा सरकार कहाँ करती है, और ऐसा खर्चा सरकार करती ही क्यों है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, ये मीनिंग आपका हो गया है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर को भी हम साथ साथ में डिस्कस करते ही चलेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है। तो ये मैं आपको पहले ही ब्रीफ कर भी चुकी हूँ कि ये ना रेकरिंग नेचर का होता है, ये खर्चा रेकरिंग होता है इन नेचर, लगातार होने वाला खर्चा है ये। एंड अब इम्पॉर्टेंट कि इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ सकता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर सरकार जो है वो सबसे पहले तो पेमेंट ऑफ सैलरीज करती है। सैलरी के तौर पर सरकार पैसा खर्चा कर रही है अन्य लोगों पर, उन लोगों पर जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। सरकार का रेलवे डिपार्टमेंट है,
सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। अब टैक्स के तौर पर सरकार को पैसा मिलता है, वो वसूलने के लिए सरकार खुद ही नहीं चले जाएंगे, उन्होंने लोगों को काम पे रखा हुआ है। तो जिन लोगों को उन्होंने अपने इस काम के लिए लगाया हुआ है उन लोगों को सरकार को सैलरी देनी पड़ती है। तो जो सैलरी का पेमेंट है, पहली बात वो रिकरिंग है, लगातार होता है, बार बार करना पड़ता है। दूसरी बात, सैलरी के तौर पर जो पैसा सरकार देती है उससे गवर्नमेंट के पास कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होता, ना ही उनकी कोई लायबिलिटी घटती है। सो पेमेंट ऑफ सैलरीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे बात करें पेंशन्स। गवर्नमेंट जो है वो पेंशन भी प्रोवाइड करती है। देश में जो ओल्डर सेक्शन है उनको सरकार उनके गुजारे के लिए सरकार पेंशन देती है, और पेंशन के तौर पर जो पैसा गवर्नमेंट पे कर रहे होते हैं उससे गवर्नमेंट का कोई भी एसेट क्रिएशन नहीं होता, ना ही गवर्नमेंट का कोई लाइबिलिटी रिडक्शन होता है। सो पेंशन के रूप में भी खर्च किया जा रहा पैसा सरकार के लिए एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स में बात करें तो जैसे इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार लोन लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन लेती भी है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैपिटल रिसीट के सोर्सेज में डिस्कस भी किया कि गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है, अलग अलग जगह से कर सकती है। तो जब गवर्नमेंट बोरो करती है तो बोरोविंग के बदले में गवर्नमेंट को चुकाना पड़ता है ब्याज, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के तौर पर जो पैसा सरकार चुका रही होती है वो पैसा गवर्नमेंट का एक तरह का तो खर्च है ही है, लेकिन उस इंटरेस्ट अमाउंट से गवर्नमेंट का ना ही कोई एसेट बन रहा है और ना ही कोई लाइबिलिटी घट रही है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि लोन पर कैसे नहीं लाइबिलिटी घटती है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोज दैट आरबीआई से उधार लिया 1000 करोड़ रुपया, ठीक है। अब इस 1000 करोड़ रुपए लोन अमाउंट के बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को इंटरेस्ट चुकाएगी, सपोज 10 करोड़ रुपया, सपोज दैट, ओके। तो 10 करोड़ का जो सरकार लोन पर इंटरेस्ट दे रही है आरबीआई को, वो इंटरेस्ट, वो 10 करोड़ का इंटरेस्ट, पहली बात की कोई एसेट तो नहीं बना रहा, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इससे कोई एसेट नहीं बन रहा। लेकिन क्या इस 10 करोड़ को चुकाने से इस 1000 करोड़ के अमाउंट में कोई कमी आ रही है क्या? नहीं, नहीं आ रही है, क्योंकि ये 10 करोड़ इंटरेस्ट है। 10 करोड़ इंटरेस्ट के साथ अगर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा और पैसा दे दे तो वो फिर हो जाएगा आपका कि हाँ, फिर गवर्नमेंट ने लोन रिकवर कर दिया है, गवर्नमेंट ने लोन चुका दिया, पेमेंट कर दिया पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ पे हम लोन रीपेमेंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट की। तो इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में सरकार जो पैसा दे रही है, जिससे भी उन्होंने लोन लिया है, वो पैसा गवर्नमेंट का, वो खर्चा गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज रेगुलर करना पड़ेगा और इससे कोई एसेट नहीं बन रहा, कोई भी लाइबिलिटी कम नहीं हो रही। नाउ और भी कुछ अदर एग्जाम्पल्स में अगर बात करें तो जैसे ग्रांट्स टू स्टेट वगैरह भी है, एक आधा और एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। ग्रांट्स टू स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह को जब गवर्नमेंट ग्रांट देती है, ग्रांट एज एन दान देती है, अनुदान, तो दान के रूप में जो पैसा दिया गया है, तो देखो उससे तो एसेट क्रिएट नहीं होगा, लाइबिलिटी भी नहीं है। दान देना आपके ऊपर किसी भी तरह से लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट को वो पैसा देना हो रहा है। तो इस केस में ये पैसा सरकार के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि सरकार समय पर स्टेट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए उनको ग्रांट्स मदद करती रहती है और उससे कोई डायरेक्ट बेनिफिट सरकार को नहीं होता, इसलिए ये आपके गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। इसी के साथ हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं हम लोग। एंड नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट सब हेड्स ऑफ बजट एक्सपेंडिचर, विच इज कैपिटल एक्सपेंडिचर।
अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के मीनिंग की। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, तो इसको भी डिफाइन करेंगे हम सिंपली। इट रेफर्स टू, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो कि ईदर क्रिएट एन एसेट और reduce a liability of the government। ध्यान देंगे तो कैपिटल रिसीट का मतलब क्या हो, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि ये आपका वो खर्च है, वो एक्सपेंडिचर जो सरकार करते हैं, और उस एक्सपेंडिचर को करने के बाद या तो गवर्नमेंट के पास कोई एसेट क्रिएट हो जाए, उनकी संपत्ति बढ़ जाए, या फिर गवर्नमेंट को वो खर्चा करने के बाद उनकी कोई लाइबिलिटी घटती हुई दिखे एज इन घटी जाए। ओके, सच एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर रेफर्स टू या दोज एक्सपेंडिचर विच either create an asset for the government or cause of reduction in the liability of the government refers to the capital expenditure। For example, आपके और हमारे केस की बात कर लेते हैं सबसे पहले, so that कि हम easily इस concept को relate कर सकें with the government। तो मान लीजिए आपने पैसा उधार लिया था अपने फ्रेंड से, और वो उधार लिया हुआ 10,000 रुपया आपने उसको लौटा दिया। तो जब आपने लौटाया 10,000, तो देखो आपने उधार लिया था 2022 में, अब 2023 के फरवरी महीने में आपने उनको पैसा वापस कर दिया। तो आज के डेट में वो पैसा जो आपने अपने दोस्त को दिया वो आपका खर्च हुआ, आपके खर्च में काउंट होगा। लेकिन जो आपने पैसा खर्च किया उसके बदले में क्या हुआ, तो आपके ऊपर जो एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन अब तक बना हुआ था दोस्त को उधार लौटाने का, वो घट गया। तो इस तरह से लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हुए आपने पैसे खर्च किए हैं, ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरा एग्जांपल अगर लें, तो सपोज कि आपको चाहिए था, आपको घर बनाना था, और घर बनाने के लिए आपको लैंड एरिया परचेज करना था, आपने ज़मीन परचेज कर लिया। तो ज़मीन परचेज किया आपने, 50 लाख रुपए जो हैं वो पे किए। तो 50 लाख रुपीज़ जब आपने पे किया तो वो आपका खर्च बना, आपने खर्च किया। लेकिन उसके बदले में आपके पास लैंड एरिया आ गया, आपके पास ज़मीन आ गई, और वो ज़मीन आपके लिए एक तरह की संपत्ति हुई। ठीक है, संपत्ति हम इकोनॉमिक्स में डिफाइन करते हैं, हर वो चीज़ आपके लिए एसेट हो सकती है जिसका मॉनेटरी वैल्यू हो और उसके बदले में आपको पैसा मिले, वो आपके लिए एसेट है। ठीक है, तो ज़मीन को अगर आप फर्दर बाद में कभी बेचोगे तो आपको फिर से पैसे मिलेंगे, तो वो आपके लिए एसेट बनता है। तो यहाँ पर 50 लाख रुपए खर्च किया आपने और आपको उसके बदले में ज़मीन मिली, ज़मीन आपके लिए एसेट है, तो वो 50 लाख रुपए आपके लिए क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सिमिलरली सेम एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। देश की सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो करते हैं, अभी अभी हमने देखा। गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करते हैं, और वो खर्चा करने के बदले में सरकार के ऊपर या तो कोई एसेट क्रिएट होता है, मतलब बढ़ता है सरकार का, या तो उनकी कोई पुरानी लाइबिलिटी जो है वो घट जाती है। इस तरह से मीनिंग जो है आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर का वो यहाँ कंप्लीट होता है। नाउ मूव ऑन टू कि इसका नेचर कैसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का आखिर नेचर है कैसा। तो देखें, आप खुद ही समझें बात को। बार बार आप एसेट क्रिएट नहीं करते हो, राइट। आप ज़मीन ही परचेज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बार बार ज़मीन परचेज करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एटलीस्ट ये एक बार ही आप करोगे, चलो बहुत अमीर हो 2 बार कर लोगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये रेगुलर नहीं है कि हम हर महीने की 5वीं तारीख को ज़मीन खरीद ही रहे हैं और खरीदेंगे ही, ऐसी तो कोई बात नहीं। सो ये नॉन रिकरिंग है। एसेट का क्रिएशन बार बार नहीं करते हम, कभी कभी करते हैं, जब ज़रूरत हो तब करते हैं। दूसरी बात, रिड्यूस करना हो लाइबिलिटी, तो भाई लाइबिलिटी है, हम एक ही बार घटाएंगे। ओके, मतलब एक बार से मेरा मतलब है कि लाइबिलिटी आप
रिड्यूस कर रहे हो तो लगातार नहीं करोगे। आपने फ्रेंड से 10,000 रुपये लिए थे 2022 में, आप 2023 के जनवरी में भी 10,000 लौटा रहे हो, फरवरी में भी 10,000 लौटा रहे हो, मार्च में भी 10,000 लौटाओगे, ऐसी तो कोई बात नहीं होगी। वो आपने एक बार लौटा दी, काम खत्म, अब दोबारा नहीं, दोबारा लेंगे तब चुकाएंगे। बात समझ रहे हैं? सो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो नॉन रिकरिंग होता है नेचर में, ये लगातार या बार बार होने वाला खर्च नहीं है। अब सरकार के भी ये खर्चे जो हैं ये बार बार नहीं होते। अब जानें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर जो सरकार पैसा खर्च करते हैं वो किस तरह के खर्चे होते हैं, सरकार किन किन खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर इंक्लूड करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला इसमें लेके चलें, लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरीज जो है आपके ETC। देखिए, लोन के तौर पर जो पैसा सरकार दे रही है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरीज को, ये पैसा ना गवर्नमेंट का एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि मैंने आपको ये प्रीवियस क्लास में कैपिटल रिसीट समझाते हुए बताया था कि जो लोन की रिकवरी की जाती है, रिकवरी ऑफ लोन, वो गवर्नमेंट के लिए एक तरह का कैपिटल रिसीट होता है। और क्यों होता है ये रिकवरी ऑफ लोन गवर्नमेंट का कैपिटल रिसीट? क्योंकि लोन को रिकवर कर लेने से एक तरह का इन्वेस्टमेंट जो है वो घटता है, यानी कि लोन के तौर पर जो पैसा दिया जाता है वो इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि उसके बदले में प्रॉफिट के तौर पर इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो जब गवर्नमेंट लोन देते हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरीज, तो लोन अमाउंट एक तरह का गवर्नमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट एसेट होता है। सो इन दिस वे लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरीज इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट क्रिएट्स एन एसेट फॉर द गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा कि गवर्नमेंट खर्चा करते हैं एक्सपेंडिचर on building roadways, suppose that railways, flyovers, industries, etc. So इस तरह की चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, या जैसे सरकार सड़कों का निर्माण करवाती है, सरकार जो है वो फ्लाईओवर्स परचेज नहीं करती, बनवाती है, फैक्ट्रीज जो है वो सेटअप करवाती है या बनवाती है। तो जब गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ों को बनवाने पर खर्चा करती है तो इससे क्या होता है, डायरेक्ट इकोनॉमी में एसेट का क्रिएशन होता है। और एसेट का क्रिएशन करते हुए गवर्नमेंट जो है वो पैसा खर्च करते हैं। सो इस तरह के किसी भी टर्म्स पे पैसा खर्च करना गवर्नमेंट के लिए एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज ये गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट कर रहा है। उसी तरह से इसमें और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम लोग। मैं और एग्जाम्पल्स यहाँ लिखती हूँ, जैसे जो रीपेमेंट किया जाता है लोन्स का, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, वो भी देखें, वो भी खर्च है। पैसा चुकाया तो खर्च है, और सरकार अगर पैसा अपने लोन लिए हुए पैसों को वापस से रीपे कर देती है तो वो गवर्नमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस होता है। सो इस तरह से ये कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो अपने खर्चों को पूरा करती है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। द मेन पॉइंट इज कि आपको दोनों का मतलब ये जानना है कि किस खर्च को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे और किस खर्च को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। हमेशा याद रखेंगे कि वो खर्चा जो किया जाएगा और करने के बदले में सरकार के ऊपर सरकार की कोई लायबिलिटी घट जाएगी या उनके एसेट में बढ़ोतरी हो जाएगी, वो पैसा गवर्नमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और अगर गवर्नमेंट पैसा खर्चा करें और उसके बदले में ना ही कोई एसेट बने
और ना ही कोई लाइबिलिटी घटे उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। दोनों का नेचर कुछ यूँ है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार होने वाले खर्चों में शामिल है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार नहीं होने वाले खर्चे होते हैं। उसके अलावा आप कुछ और एग्जाम्पल्स जो हैं वो याद रखेंगे और इसी तरह से दोनों का मीनिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। और मैंने लगभग डिफरेंसेस भी कवर कर दिए हैं। अगर आपसे डिफरेंसेस पूछा जाए तो आसानी से आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक है बजट एक्सपेंडिचर का, वो यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं, हो जाता है फिनिश। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और कुछ छोटे मोटे जो टर्म्स इस चैप्टर में रह गए हैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगी एंड देन हम इस चैप्टर को फटाफट से वाइंड अप करेंगे। आप सबका काम है साथ साथ में पढ़ाई करते चलना और नोट्स रखते हुए आप पढ़ेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। थैंक यू।